अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये मॉनेटरी पॉलिसी और मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने मनी डिमांड को स्टडी किया था। अब जो है वो हम मनी सप्लाई की साइड को भी गौर से देखेंगे, जिसको मनी स्टॉक भी कहा जाता है, ठीक है। सो ये जो मैं अब आपके साथ शेयर करने लगी हूँ स्क्रीन। हाँ जी, मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। लेट्स टेक अ लुक एट दिस। राइट, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये जो है, ये मैंने पहला जो इसका हिस्सा था वो आपके साथ पिछले लेक्चर में कवर किया था, यानी कि व्हाट इज मनी, ठीक है, उसकी डेफिनेशन। और दूसरी चीज ये कि मनी के फंक्शंस कौन से होते हैं। मनी इज व्हाट मनी डज, इस चीज को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो व्हाट डज मनी डू, इसका एक एक पॉइंट बताया था। ये चार बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो एनीथिंग विच परफॉर्म दीज फोर फंक्शंस कैन बी कंसिडर्ड एज मनी। फिर हमने मनी डिमांड और लिक्विडिटी प्रेफरेंस को गौर से देखा था। ये मनी डिमांड की वो थ्योरी है जो कीन्सियन इकोनॉमिक्स जो सजेस्ट करता है, ठीक है। सो जॉन मेनार्ड कीन्स ने ये सजेस्ट किया था कि लोगों को एक मनी प्रेफरेंस होती है। सो दे वांट टू कीप मनी विद देमसेल्व्स फॉर थ्री रीजंस विच आर द ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेक्युलेटिव मोटिव, ठीक हो गया। और सिर्फ अगर इंटरेस्ट रेट हाई हो तो वो अपनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस को साइड पे करेंगे और पैसे से इंटरेस्ट कमाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज दे वुड लाइक टू होल्ड दिस मनी इन कैश फॉर्म, ठीक हो गया। और उसके ये थ्री रीजन ऐसे हमने बड़ी डिटेल में देखा था। फिर हमने क्या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को देखा था, और उसका हम देखना चाह रहे थे कि अदर देन द कीन्सियन इकोनॉमिस्ट, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, वो इस थ्योरी के साथ क्वांटिटी जो आपकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है उसके साथ एग्री नहीं करते। वो ये कहते हैं कि अगर मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो उससे सिर्फ प्राइसेस बढ़ेंगी और इसके अलावा कोई फर्क नहीं आएगा। इसलिए जो है वो कोई एक्टिव किस्म की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक को अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए या सेंट्रल बैंक को अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो करेगा तो फिर क्या होगा कि प्राइसेस बढ़ेंगी। तो इसलिए वो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कहते थे कि जो इनकम है या जीडीपी है और इसी तरह वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट रहती है। तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी सिर्फ, क्योंकि जीडीपी को बढ़ाने का तरीका सिर्फ यही है कि बंदा एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करे, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट के जो फैक्टर्स हैं कि फॉर एग्जांपल लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए या टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करे या नए नेचुरल रिसोर्सेज ढूंढने की कोशिश करे, ये सब कुछ करे। मॉनेटरी पॉलिसी अकॉर्डिंग टू दीज क्लासिकल्स, जो कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में एक्सप्लेन किया है, उसका कोई फर्क पड़ता है ही नहीं। तो इन दोनों का जो है ना, केन्जियंस का और क्लासिकल्स का आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अब हम आ जाते हैं, आज का जो लेक्चर है वो है मनी स्टॉक पे। इसको मनी स्टॉक भी कह सकते हो और आप इसको मनी सप्लाई भी कह सकते हो। तो आपने आईएसएलएम कर्व में देखा था कि मनी सप्लाई को यूजुअली जो है वो एक कांस्टेंट लिया जाता है, वर्टिकल लिया जाता है मनी सप्लाई को, ठीक है। जाके दोबारा से अपने लेक्चर्स देखें आईएसएलएम कर्व के और एलएम पर्टिकुलरली, ठीक है। सो ये मनी और मनी सप्लाई का जो लेक्चर है, अगर उसे आपने और ज्यादा अच्छी तरह डिटेल डेप्थ में समझना है ना, तो प्लीज एक दफा एलएम कर्व को दोबारा से देख लें। तो उसमें अगर आप जाके देखो तो जब हम एलएम कर्व डिराइव कर रहे थे तो उसमें हमने मनी सप्लाई को एज वर्टिकल दिखाया हुआ था, व्हिच मींस कि इसको हमने एज कांस्टेंट दिखाया हुआ था। अच्छा, अब जो है वो आप ये देख लो कि मनी सप्लाई मेजर कैसे होती है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि मनी सप्लाई मेजर कैसे होती है। तो मनी सप्लाई जो है वो डिपेंड्स के हम कितनी लिक्विडिटी को देख रहे हैं। दो तरह की मनी सप्लाई देख सकते हैं, नैरो और ब्रॉड, ठीक है। नैरो और ब्रॉड मेजरमेंट हो सकती है मनी सप्लाई की। फॉर एग्जाम्पल, जो नैरो डेफिनेशन होती है मनी सप्लाई की उसे कहा जाता है M1। नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी सप्लाई इज कॉल्ड M1। और इसके अंदर सिर्फ हम क्या चीज कंसिडर करते हैं कि नोट्स और कॉइन्स इन सर्कुलेशन, ठीक है। मनी का जो नोट्स है और कॉइन्स इन सर्कुलेशन, या आपके करंट अकाउंट समझ लें आप बस, ठीक है।
और बिल्कुल सेंट्रल बैंक के पास जो रेडिली अवेलेबल जो डिपॉजिट्स हैं, उसको हम नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी में कंसिडर करते हैं। और ये वो नैरो डेफिनेशन है जिस पे स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक, पाकिस्तान में उसको हम स्टेट बैंक कहते हैं, तो वो जो है वो कंप्लीटली उसको कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि देखिए जो करेंसी नोट्स है या मिंट है, वो तो स्टेट बैंक के के अंडर ही आती है ना। तो कितने करेंसी नोट्स जो हैं उनको प्रिंट करना है, ये सब कुछ स्टेट बैंक कंट्रोल करता है, फुल्ली कंट्रोल करता है। किसी और बैंक का, इवन हुकूमत का, असूली तौर पे इवन हुकूमत का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। गवर्नर स्टेट बैंक जो है ये डिटरमिन करता है कि कितने करेंसी नोट्स छपेंगे, कितने कॉइन्स होंगे, और इसी तरह जो बिल्कुल ये जो डिपॉजिट्स विद सेंट्रल बैंक है वो उसके पास है, जो उसके वॉल्ट में लिटरली उसके पास मौजूद है। इसको हम मनी कहते हैं। लेकिन ट्रांजैक्शन और बाकी जो पर्पसेस हैं, उसके लिए जो मनी है, 3 मैंने आपको मोटिव्स बताए थे ना, जो कीन्स कहते हैं, उसके लिए सिर्फ ये मनी नहीं यूज़ होता। इसके अलावा एक M2 भी जो है उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली जो फंक्शंस ऑफ मनी है उसको परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? बट M2 और M1 में फ़र्क ये है कि M2 जो है वो कंप्लीटली अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट बैंक नहीं है। M1 is completely under control of स्टेट बैंक, M2 और एक और है M3, ये अंडर स्टेट बैंक नहीं है। लेकिन स्टेट बैंक ऐसा नहीं है कि उसने उसको छोड़ दिया हुआ है जस्ट लाइक दैट कि भाई जितना मर्जी जो बैंक्स है वो मनी क्रिएट करना चाहे तो वो कर ले। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मॉनिटर करते हैं, विच मीन्स के पीरियोडिकली 2-3 महीने बाद आप जाके नेट पे भी चेक कर लें, जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी है वो स्टेट बैंक बताता है, और उसके अंदर एग्जैक्टली बताता है कि जी M1 जो कि उसके कंट्रोल में है वो कितना है, M2 कितना और M3 कितना है। तो इसके ऊपर वो स्टैटिस्टिक्स जरूर शाया करते हैं, उसके ऊपर नजर रखते हैं, उस पर मॉनिटर करते हैं, लेकिन 100% उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो M2 क्या चीज है? M2 के अंदर जो M1 है वो तो शामिल ही है। सो इट इज बेसिकली M1 प्लस व्हाट इट डज इज कि उसके अंदर वो इंक्लूड करता है नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, इंक्लूडिंग रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद स्टेट बैंक। From asset sides, M2 is a sum of net domestic financial assets and net foreign financial assets of the banking system. यानी ये वो पैसा भी इसमें इंक्लूडेड है जो बैंक्स क्रिएट करते हैं। सो बैंक्स कैन क्रिएट क्रेडिट एज वेल, ठीक है? मनी एंड बैंकिंग में आप ये लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर जो जो आपके बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, जो कि मॉनिटर कर रहा होता है स्टेट बैंक, उनके पास अगर थोड़ा-सा पैसा हो, लोग जब डिपॉज़िट कराते हैं पैसा, तो कुछ पैसा वो अपने पास रखते हैं, बाकी वो उसको री-लेंड करते हैं। तो इस तरह लेंड जब वो करते हैं, तो वो मनी आती है। अभी मनी क्रिएशन में उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। एनीवे, तो M1 के अंदर M2 के अंदर M1 भी शामिल है, जो डायरेक्टली स्टेट बैंक क्रिएट कर रहा है, और M2 में ऑल्सो वो शामिल है, जो कि डायरेक्टली स्टेट बैंक क्रिएट नहीं कर रहा, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर क्रिएट कर रहा है जो पैसा, वो उसके अंदर शामिल है, जिसको कि टोटली कंट्रोल नहीं कर सकता स्टेट बैंक, लेकिन मॉनिटर जरूर करता है। और एक चीज M3 भी है, ठीक है, जिसके अंदर के वो M2 और उसके अलावा पब्लिक डिपॉजिट्स, नेशनल सेविंग्स जो स्कीम्स होती हैं उसके डिपॉजिट्स को भी इंक्लूड करता है, पोस्ट ऑफिस और नॉन बैंक को भी इंक्लूड करता है। सो M3 इज द ब्रॉडेस्ट, ठीक है? सबसे ज्यादा यूज होने वाला M2 है। कौन सा? जो कि जिसमें हम इंक्लूड करते हैं दैट मनी व्हिच इज डायरेक्टली supplied by state bank or is in reserve with the state bank, as well as the money which the banking sector is creating. M3 के अंदर M2 तो है ही है, उससे ज्यादा उसके अंदर आप नेशनल सेविंग्स और पोस्ट ऑफिस बुकिंग्स और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये होते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनीज, लीजिंग कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, उसके जो डिपॉजिट्स हैं उसको भी ऐड कर देते हैं। तो इस तरह जो नैरोएस्ट डेफिनेशन है उसको M1 कहते हैं, जो ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन है उसको M3 कहते हैं। अब मनी क्रिएट होता कैसे है? सो फर्स्ट, अब हमने पहली चीज तो ये देख ली कि जो मनी है वो उसकी सप्लाई कांस्टेंट है, और उसकी सप्लाई को अगर हम मेजर करने की कोशिश करें तो उसको नैरोली और ब्रॉडली दोनों मेजर कर सकते हैं। देन हाउ इज मनी क्रिएटेड? या तो स्टेट बैंक जो है वो आपकी जो है वो मनी प्रिंटिंग के अलावा उसके पास एक और तरीका भी है कि वो डोमेस्टिक एसेट्स को परचेज कर ले, तो जो पैसा है वो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आ जाती है।
गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटीज इशू करती है। इन सिक्योरिटीज को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो जब परचेज करता है तो उससे लिक्विडिटी आती है। अभी हम उसके टूल्स भी जो है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसे मनी प्रिंट करना, उसको तो डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मनी प्रिंट करता है, नए कॉइन्स का इजरा करता है, तो उसको तो डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। बट उसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो अवेलेबल होती हैं विद द बैंकिंग सेक्टर एंड द पब्लिक ऑल्सो। तो वो उनको जब परचेज करता है तो मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। ये यूजुअल तरीका यही है, इसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। अभी इसको हम ज्यादा डिटेल में देखेंगे आगे। सो ओपन मार्केट ऑपरेशन जब वो करता है तो तब जो है वो जो है वो लिक्विडिटी सेल करता है, वो लिक्विडिटी इंजेक्ट करता है। इसको ओपन ओएमओ का एक और टेक्निकल टर्म है, इंजेक्टिंग लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम। ठीक है। क्योंकि वो क्या करता है कि वो इनको खरीद लेता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को और उसके इवज पैसा दे देता है बैंक्स को। वो पैसा बैंक्स अपने बैंक में रख के और उसके ऊपर फिर वो लोन दे देते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि वो पैसा जो है वो सर्कुलेट करना शुरू हो जाता है, एक्सपैंड करना शुरू हो जाता है। देखो यहाँ पे भी वही चीज है कि इसी तरह ये जो पैसा है जो कि करता है स्टेट बैंक, जिसको डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, उसको हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं। ये M1 है बेसिकली इट्स द सेम थिंग एज M1। सो करेंसी नोट्स और उसके अपने रिजर्व्स, ये M1 है। इसको हाई पावर्ड मनी इस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि इसके बेसिस के ऊपर जाहिर है करेंसी तो देखो, करेंसी तो नहीं बढ़ सकती ना, करेंसी तो बैंक नहीं कर सकते उसको, उसका इजरा तो नहीं कर सकते ना, करेंसी का प्रिंट तो नहीं कर सकते, दैट्स इलीगल। तो लेकिन जो रिजर्व्स होते हैं बैंक्स के, उनके बेसिस के ऊपर वो बहुत सारे जो है वो और देता है लोन्स, और इसलिए उसका डिपॉजिट्स जो है वो इन द लॉन्ग रन बढ़ते जाते हैं। ये जो है ये टोटल मनी है, इसको आप M2 या M3 भी कह सकते हैं। तो कैसे होता है, करेंसी तो सिर्फ हाई पावर्ड मनी का ही हिस्सा है, क्योंकि करेंसी बैंकिंग सिस्टम और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बढ़ा नहीं सकते। लेकिन रिजर्व्स के बेसिस पे क्योंकि वो लोन्स देते हैं और ये लोन्स भी M2 का हिस्सा हैं, तो वो बढ़ा सकते हैं। तो हाई पावर्ड मनी ये है जो कि स्टेट बैंक खुद इशू कर रहा है, और देन मनी स्टॉक जो है उसके अंदर M2 और M3 डेफिनेशंस हैं। जो ब्रॉडर डेफिनेशंस हैं वो हैं जो कि मनी क्रिएट कर रहा है स्टेट बैंक, ये एज वेल एज इट्स रिजर्व्स, ये यहां तक आ गया। और बाकी इतना सारा वो मनी जो कि लोन्स की फॉर्म में अ, आपका बैंकिंग और नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर क्रिएट कर रहा होता है। सो दैट्स हाउ मनी इज क्रिएटेड। बेसिकली इट इज बोथ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि मनी स्टॉक को क्रिएट कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन ऑफ कोर्स कि उसके पास कितने रिजर्व्स मौजूद हैं उसकी बेसिस के ऊपर। ठीक है। अ, इसके अलावा अब आ जाएं कि ये अगेन मनी क्रिएशन को समझने के लिए ज्यादा आपको अच्छी तरह समझ आएगा जब आपको ये 3 टूल्स नजर आएंगे मॉनेटरी पॉलिसी के। इनको टूल्स भी कहा जा सकता है, ठीक है। इससे कि इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए लिक्विडिटी यानी कितना लिक्विड कैश है और कितने रिजर्व्स हैं उसको डिटरमिन करता है स्टेट बैंक, ठीक है। सो using these 3 tools, state bank decides how much cash is going to be in the market and how much reserves it's going to hold with itself. ठीक हो गया। अच्छा, तो पहला टूल क्या हो गया जो पहले भी देखा था, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज व्हेन सेंट्रल बैंक बाइज ट्रेजरी बिल्स आल्सो कॉल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स। पाकिस्तान में इसको ट्रेजरी बिल्स का वर्ड नहीं यूज होता, हम जो वर्ड यूज करते हैं वो कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लेकिन इन तीनों का मतलब एक ही है। ट्रेजरी बिल्स अमेरिकन सिस्टम के अंदर ये वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज होती है, ट्रेजरी बिल्स। ये ट्रेजरी बिल्स जो कि हम इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं, ये रिटन प्रोमिसेस होते हैं गवर्नमेंट के कि वो एक पर्टिकुलर पैसा जो है वो किसी भी जो भी होल्ड कर रहा होगा उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करेगी। सो इट्स बेसिकली लाइक अ प्रोमिसरी नोट ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ये गवर्नमेंट डायरेक्टली जो है इनको परचेस और सेल नहीं कर सकती। ये जो है ये बेसिकली इसकी ट्रेडिंग जो है वो थ्रू स्टेट बैंक हो सकती है, ठीक है। तो टू कंट्रोल मनी सप्लाई, मतलब
उसको उसको इशू जो है वो अगेन वही करेगा अपना स्टेट बैंक ही करेगा, ठीक है। एक्सपेंशनरी ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर व्हेन द स्टेट बैंक वांट्स टू इंक्रीज मनी सप्लाई एंड लोअर इंटरेस्ट रेट इट परचेसेस दी सिक्योरिटीज। तो आप खुद देखें ना कि वो सिक्योरिटीज दे आर लाइंग विद द बैंक्स। तो जब स्टेट बैंक जो है वो इनको खरीदेगा तो इसका क्या मतलब होगा, उसके एवज क्या देगा, पैसा देगा ना, सिक्योरिटी के एवज तो वो उनको पैसा देगा। तो जब वो उनको पैसा देगा तो वो पैसा मार्केट के अंदर लिक्विडिटी की फॉर्म में इंजेक्ट हो जाएगा। तो दो तरह की आपके ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो सकते हैं, एक्सपेंशनरी जिसके अंदर सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद रहा होता है, और कंट्रैक्शनरी जिसमें के वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच रहा होता है टू मॉप अप एक्सेस लिक्विडिटी। ये वर्ड यूज होता है, टू मॉप अप एक्सेस लिक्विडिटी और टू टेक अवे एक्सेस लिक्विडिटी। जब उसे लगे कि जो है वो इन्फ्लेशन रेट को जो है वो हमने कंट्रोल करना है, तो वो कई दफा क्या करता है कि वो ये खरीद लेता है अपना अम, जो अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उसको वो खरीद लेता है। तो उसको हम कहते हैं वो इट सक्स अप द एक्सेस लिक्विडिटी बाय दिस ओपन मार्केट ऑपरेशन व्हिच इज कंट्रैक्शनरी। और इसके साथ ही वो इंटरेस्ट रेट भी ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। आईएसएलएम कर्व देखें तब आपको बात समझ में आएगी। तो दो तरीके, एक्सपेंशनरी और कंट्रैक्शनरी, ठीक है। एक्सपेंशनरी के अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंडर वो क्या करता है कि वो खरीदता है वो जो है वो स्टेट बैंक इट बाइज purchases securities from banks, and in the contractionary it sells securities to banks. So ठीक है, it sells the securities, ये पढ़ लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। So उसके बाद पाकिस्तान में, हाँ जी, मैंने क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पाकिस्तान का पर्टिकुलर केस पूछा हुआ है तो मैंने आपको यहाँ पे ये लिख दिया है कि पाकिस्तान में ओएमओस किस किस्म के होते हैं। ओएमओस जो है वो पाकिस्तान में ओपन मार्केट ऑपरेशंस ये तीन किस्म के यूजुअली होते हैं। एक है आउटराइट ओएमओ जिसके अंदर वो एक्चुअल खरीद या बेचता है, ठीक है, एक्चुअली वो खरीदता है या बेचता है, जो ऊपर जैसा लिखा था। एक ये रिपो ट्रांजैक्शन भी है, ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं कि वो कहता है, प्रॉमिस करता है कि जी मैं ये खरीद लूंगा एट अ पर्टिकुलर रेट एट अ पर्टिकुलर टाइम, और उससे पहले अगर चीज जो है वो अगर उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये उससे पहले भी सेटल हो जाती है। और शॉर्ट टर्म बेसिस थ्रू परचेज और सेल्स ऑफ सिक्योरिटी बॉन्ड्स टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इन द इंटरबैंक मार्केट विद एन एग्रीमेंट ऑफ सेल और परचेज ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी एट अ स्पेसिफिक डेट एज अ डेजिग्नेटेड फ्यूचर डेट, ठीक है। तो एज अ डेजिग्नेटेड फ्यूचर डेट के इस डे पे मैं खरीद लिया जाएगा, एक्चुअल सेल परचेज नहीं होती है पाकिस्तान के अंदर। और आउटराइट भी होते हैं जिसमें एक्चुअल सेल परचेज होती है, जिसमें कि एक्चुअली जो है जो है बैंक्स वो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं इनको सेल करके फिर अपना इंटरेस्ट रेट क्लेम कर रही होती है। रिपो में ऐसा नहीं होता, इट्स वेरी शॉर्ट टर्म। और फिर एक फॉरेक्स स्वैप्स भी होते हैं, ये भी रिपो का ही एक फॉर्म है। Forex swaps involve state bank purchase or sale of foreign currency with a simultaneous agreement to reverse the transaction at an agreed rate at a specific date in the future, ठीक है। तो वो किसी एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर रिवर्सल हो जाता है ट्रांजैक्शन का। तो कुछ देर के लिए जब बैंक्स को लिक्विडिटी चाहिए होती है, वेरी शॉर्ट टर्म मेजर के तौर पे चाहिए होती है, आउटराइट कम ही यूज होता है, यूजुअली शॉर्ट टर्म रिपो और ये फॉरेक्स स्वैप्स ये ज्यादा कॉमन है, ताकि ये है कि वो आउटराइट नई एग्रीमेंट्स या नए सिक्योरिटीज का इजरा ना करना पड़े। तो मैं आपको ये बता दूं कि करेंसी प्रिंट करते वक्त और एक्चुअल आउटराइट ओएमओ लेते वक्त जो है ना एक बड़ा इंटेंस किस्म के पॉलिसी डिसीजंस है, तो इसको अवॉइड करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो स्टेट बैंक कोशिश यही करता है कि वो इस किस्म के शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस करे, व्हाटएवर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट। इस तरीके से ना वो बेहतर ये होता है क्योंकि वो मार्केट रिस्पॉन्सिव, स्टेट बैंक बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिव। तो इट्स गुड थिंग दैट इट फॉलोज दिस रिपो एंड एक्सचेंज रादर देन गोइंग फॉर आउटराइट ओएमओस और करेंसी प्रिंटिंग। उनसे बहुत बेहतर है ये दोनों, इसलिए क्योंकि ये ज्यादा इंटरबैंक मार्केट को ज्यादा बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। डिस्काउंट रेट
रेट, अगेन डिस्काउंट रेट जो है वो आपका इज द इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक्स चार्ज कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म्स लोन्स, ठीक है। अब जो बैंक ऑफ द बैंकर फॉर द बैंकिंग commercial banks, ठीक है, the banker for the commercial banks is स्टेट बैंक, ठीक है। अब बैंक्स ने भी तो कहीं से जो है वो क्रेडिट लेना होता है ना, और उसने भी तो लोन्स कहीं से लेने होते हैं, तो वो स्टेट बैंक से लेता है। अब वो जो स्टेट बैंक उनको लोन प्रोवाइड करता है तो वो डिस्काउंट रेट पे प्रोवाइड करता है। lending at the discount allows central bank to control money supply। अब देखिए अगेन डिस्काउंट रेट अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि बैंक्स भी जो इंटरेस्ट रेट है वो रिलेटिवली हायर ही रखेंगे। अगर डिस्काउंट रेट कम होता है तो फिर आगे जब लेंडिंग करते हैं कमर्शियल बैंक्स तो वो भी लोअर इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं। लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर जब वो लेंडिंग कर रहे होते हैं तो फिर ज्यादा मनी सप्लाई क्रिएट हो जाती है, ठीक है। So raising the discount rate contracts money supply because the discount rate influences other interest rate, ठीक है। डिस्काउंट रेट वो रेट है जो कि डायरेक्टली स्टेट बैंक के हाथ में है, क्योंकि वो रेट है जो एक्चुअली वो कमर्शियल बैंक्स को दे रहा है। अब कमर्शियल बैंक्स इसके बेसिस, इस डिस्काउंट रेट के बेसिस पे जो कस्टमर है उसको क्या इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करें, ये तो फिर कमर्शियल बैंक के ऊपर ही है ना। विद इन अ सर्टन उसे कहते हैं विंडो, ये भी नीचे इन्होंने लिखा हुआ है कि वो एक पर्टिकुलर कॉरिडोर है जिसके अंदर के वो उसको अलाउड होता है कि थोड़ा इससे थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हैं, क्योंकि जाहिर है उनकी अपनी कॉस्ट भी होती हैं। तो ये डिस्काउंट रेट वो है, इसको कई दफा पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। तो ये अ, इसको पॉलिसी या टारगेट रेट भी कहा जाता है। ये वो रेट है जो कि स्टेट बैंक खुद प्रोवाइड करता है। इट इज द मनी एट द रेट एट विच the state bank provides money to the commercial banks, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर दो फैसिलिटीज हैं जो एक्चुअल मेजर्स है इन रियलिटी, वो है SBP रिवर्स रिपो फैसिलिटी इन विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन ऑब्टेन रूपी फंड्स फ्रॉम स्टेट बैंक फॉर 1 day अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, ठीक है। रिपो के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो स्टेट बैंक के पास जाते हैं कि एक दिन के लिए उनको एक पैसा चाहिए तो वो उनको प्रोवाइड करता है। इसको रिपो फैसिलिटी कहते हैं। एक आपकी होती है ये इसे कहते हैं रिवर्स रिपो, ठीक है, जिसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर गोइंग टू द स्टेट बैंक टू आस्क फॉर वेरी शॉर्ट टर्म मनी, जस्ट 1 day, ठीक है। और एक है रिपो कि जो स्टेट बैंक जो है वो आपके बैंक से एक रात के लिए बहुत छोटे अरसे के लिए उनसे थोड़ी देर के लिए अपने ट्रेजरी बिल्स जो है वो खरीदता है। तो इन दोनों के लिए जो है ना वो एक पॉलिसी रेट वो मुकर्रर होता है, और ये जो पॉलिसी रेट है और जो डिस्काउंट रेट है वो डिटरमिन करता है कि जो कि देखिए ये वो रेट है जो कि कमर्शियल बैंक्स को मिल रहा है फ्रॉम स्टेट बैंक। फिर कमर्शियल बैंक इसके बेसिस के ऊपर फर्दर लेंडिंग करते हैं टू द कस्टमर्स। तो जाहिर है कि इस डिस्काउंट रेट से थोड़ा सा ऊपर ही होता है, उसका भी एक लिमिट रखी हुई है स्टेट बैंक ने। ये नहीं अलाउड होता कि कोई भी बैंक जो है वो एक्सेसिव इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करे। ऑफ कोर्स नॉट, ये एक फॉर्मल सेक्टर है, इसके अंदर एक्सेसिव इंटरेस्ट स्टेट बैंक चार्ज नहीं करने देता, लेकिन थोड़ा बहुत इससे डिफरेंस हो सकता है ताकि कमर्शियल बैंक्स भी अपनी जो एक्टिविटीज है उनको अपनी अपने कॉस्ट को मीट कर सके। अच्छा जी, इसके अलावा तीसरा, अब मैंने दो आपको बता दिए, ओएमओ, उसके अलावा जो सबसे ज्यादा यूज होता है यूजुअली, फिर उसके बाद दूसरा आपके पास आ गया डिस्काउंट। आपका आ गया डिस्काउंट रेट, और तीसरा आ गया रिजर्व रिक्वायरमेंट। रिजर्व रिक्वायरमेंट कितने रिजर्व कमर्शियल बैंक्स ने स्टेट बैंक के पास जो है वो रखवाने हैं। डिक्रीज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट इज एक्सपेंशनरी। अगर उसने थोड़ा सा पैसा स्टेट बैंक के पास रखवाना है, बाकी के ऊपर वो जो है वो लोन दे सकता है, तो जाहिर है कि बैंक ज्यादा लोन्स देगा और ज्यादा लोन्स मनी सप्लाई M2 को ऐड हो जाएंगी। दूसरी चीज क्या है कि an increase in reverse in reserve requirement is contractionary, यानी contractionary पॉलिसी होगा तो कहेगा कि इतने सारे तो आपके रिजर्व हैं जिनको आप हाथ नहीं लगा सकते और इनके बेसिस के ऊपर लोन्स नहीं दे सकते, ठीक है। तो जाहिर है उसके पास जब कम रिजर्व्स होंगे वो कम लोन्स दे सकेगा एक कमर्शियल बैंक, तो M2 कम क्रिएट होगी। तो पाकिस्तान की हद तक देखें
तो State Bank requires scheduled banks in Pakistan to maintain two types of reserve requirement, that is cash reserve requirement and statutory liquid requirement. Cash reserve requirement, CRR, is the portion of banks liabilities that they are able to hold in the form of cash with the state bank. ठीक है? uh, uh, with the state bank on fortnightly average basis. ठीक है? ये जो liabilities हैं ये स्टेट बैंक के पास ही होती हैं, लेकिन ये fortnightly हैं। और स्टैट्यूटरी लिक्विड रिक्वायरमेंट क्या है? पोर्शन ऑफ स्टेट बैंक्स लायबिलिटीज दैट दे आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट। ठीक है? तो ये यहाँ पे स्टेट बैंक की जो लायबिलिटीज हैं, ठीक है, स्टेट बैंक की लायबिलिटीज कौन सी है? मसलन जो कि फॉर एग्जांपल रिवर्स रीपो के अंदर वो क्रेडिट जो कि स्टेट बैंक का क्रेडिट है विद द बैंक्स, वो उनको सिर्फ पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे नहीं कर सकते। तो इस तरह वो उनको कंट्रोल करता है बेसिकली रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को, कि कितना रिजर्व जो है वो बैंक्स को अपने पास रखना है और कितने के बेसिस के ऊपर फिर वो जो है वो दे सकते हैं आगे लोन्स। देखो ना, स्टैट्यूटरी कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट में तो इट्स सिंपल कि भाई जो बैंक्स की लायबिलिटीज हैं वही स्टेट बैंक के पास मौजूद है, तो वो अगर ज़्यादा कर देगा तो ज़ाहिर है उनके पास पैसा कम रह जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक और भी, जिसको आप कई दफ़ा क्वालिटेटिव कंट्रोल भी कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विड रिक्वायरमेंट, उसमें ये है कि वो डिफाइन कर देता है कि भाई अगर आपने जो है आपके पास स्टेट बैंक की कोई लायबिलिटी मौजूद है, तो आपने एक पर्टिकुलर जगह पे ही आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी नहीं इन्वेस्ट कर सकते। तो काइंड ऑफ कंट्रोलिंग देयर सिस्टम, जिसकी वजह से वो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो टाइटन करता है ऑन दी कमर्शियल बैंक्स। और ये भी एक कंट्रैक्शनरी पॉलिसी का हिस्सा हो सकती है। जब जितना ज़्यादा वो कंट्रोल करेगा कमर्शियल बैंक्स को, उतनी ज़्यादा कंट्रैक्शनरी पॉलिसी होगी। जितना ज़्यादा वो उनको अलाउ करेगा कि जैसे जितना जिन सोर्सेज़ को वो इंटरेस्ट देना चाहते हैं, जिस रेट पे वो जो है वो लोन फ्लोट करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी हो जाएगी। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, व्हिच इज़ अ लेस डेवलप्ड कंट्री, ऑफ कोर्स स्टेट बैंक जो है वो बड़ा केयरफुल है क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि जो है वो बैंक्स को बिल्कुल ही उनके हाल पे छोड़ दे, तो वो बड़ा स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता है। स्टेट बैंक एक्चुअली इन द पास्ट फ्यू इयर्स हैज़ बीन डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन पाकिस्तान, और ये आईएमएफ और दूसरे इदारों ने भी हमें हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके ऊपर बड़ी पॉजिटिव हमारी जो है वो रिस्पॉन्स है, बिकॉज दिस इज सिंस स्टेट बैंक गॉट मोर ऑटोनॉमी। सो फैक्ट इज कि अगर आप देखें तो हमारा स्टेट बैंक डज क्वाइट अ गुड जॉब। हाँ, इन्फ्लेशन कंट्रोल में उसको प्रॉब्लम रही है, बिकॉज हमारे इन्फ्लेशन के रीजंस हम बाद में जाके स्टडी करेंगे। इन्फ्लेशन के रीजंस जो हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड बहुत कम हैं, और वो प्रोडक्शन और फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड ज़्यादा है। तो एनीवे हम यहाँ पे अब थर्ड पार्ट देखिए, मैंने आपको इस पे मैं असाइनमेंट दूँगी, उसके फर्स्ट 2 पार्ट्स जो हैं वो पिछले लेक्चर से रिलेटेड हैं, और ये जो लेक्चर है ये असाइनमेंट नंबर 7 के सेकंड और थर्ड और फोर्थ पार्ट से रिलेटेड है। अब उसका हम फोर्थ पार्ट देखने लगे कि पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। अब इससे पहले जब हमने टूल्स पढ़े थे तो उसमें हमने एक्सपेंशनरी और कंट्रैक्शनरी देखी थी। एक्सपेंशनरी वो होती है जिसमें बहुत सारा मनी सप्लाई अवेलेबल हो, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बढ़ रही हो आपकी अ, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रही हो, और प्रोडक्शन बढ़े और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। लेकिन इसकी एक बहुत हैवी कॉस्ट होती है, और वो होती है इन्फ्लेशन। ठीक है? अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी तो उससे इन्फ्लेशन होगी, ठीक है? और देखें, इससे पहले जो आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो तो कहते हैं कि ये सब कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं।
ठीक है? एक बैलेंस्ड बजट रखें और लोग जितना आपस में ट्रेड करना चाहेंगे कर लेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी का नुकसान ज़्यादा होगा, इन्फ्लेशन होगी और उसका फ़ायदा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम कीन्सियंस का पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसिडर करें, तो तब वो कहते हैं कि हाँ जी, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो शॉर्ट टर्म में सर्टेन गोल्स अचीव कर सकती है और इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर सकती है और आउटपुट जो है वो बढ़ सकता है। तो इस बेसिस को लेते हुए कीन्सियंस के पर्सपेक्टिव को लेते हुए जो ज़्यादातर सेंट्रल बैंक्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के, वो अपनी जो 5 ईज़ हैं, याद है ये 5 ईज़ कौन से थे? हाँ, आपने अपनी 5 ईज़ फर्स्ट आपको याद है क्वेश्चन आपके मिड टर्म का, वो 5 ईज़ के ऊपर ही ना, दोबारा से जाके देख लो ये 5 ईज़ कौन से। ये लॉन्ग टर्म इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि इन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए स्टेट बैंक अपना पार्ट प्ले कर सकता है। कीन्सियंस यही कहते हैं। तो there are other economists who don't agree with this. But at least, you know, a large number of economists believe that through this kind of expansionary or right kind of monetary policy, the 5 E's can be achieved. Okay, so majority of your economists agree that by adopting the right kind of monetary policy, these 5 E's can be achieved in the long run. अब 5 E's देखें क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आपकी economic development, employment, or so these 5 E's in the long run can be achieved. ठीक है, majority of the of economists believe that. और short term भी इसके objective हो सकते हैं, जैसे कि control on inflation. ठीक है, बहुत ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ने नहीं देती, वरना अदरवाइज वो इन्फ्लेशनरी हो जाता है। इसी तरह कंजम्पशन को बढ़ाना, ये बिजनेस ग्रोथ को और लिक्विडिटी को, ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने। सो ये इसके लॉन्ग टर्म 5 E's तो इसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इसके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स ये बता दिए: कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, maintaining consumption at at a healthy rate, business growth, and as well as the liquidity, market liquidity. तो अब ये सारी चीजें जो हैं वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करके ये लास्टिंग इम्पैक्ट जो सेंट्रल बैंक है, इट लीव्स ऑन द इकोनॉमी, and it can try to achieve these objectives, the short run and the long objective. ठीक है, तो अब सवाल ये है कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एक्सपेंशनरी होनी चाहिए या कंट्रैक्शनरी होनी चाहिए। तो बात यह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इशू ये है कि हम कंट्रैक्शनरी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, बहुत स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी, वो एटलीस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अफोर्ड कर ही नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली अगर आप पाकिस्तान का केस देखें, पिछले जब से इनफैक्ट दिस गवर्नमेंट टुक ओवर इन 2018, it had to adopt the contractionary policy for a little while because उसने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को रिस्टोर करना था। हमारे कर्जे बहुत ज़्यादा होते जा रहे थे, तो उसको जो है वो, ऑल्दो इट डिडंट रियली वांट टू, और उसके बड़े नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी कुछ अरसे हमें बर्दाश्त करने पड़े, वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर द नेशन, लेकिन इट हैड टू अडॉप्ट दैट पॉलिसी। ठीक है, बट दैट कैन बी डन फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम्स, इट जस्ट ओपन्स अ स्मॉल विंडो जिसके अंदर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ती है। और वन ऑफ द रीजंस कि इन्फ्लेशन आपकी बढ़ी वो इसलिए क्योंकि हमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंट्रैक्शनरी पॉलिसी जो थी वो हमने जो थी वो अडॉप्ट की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आउटपुट कम हो गया। जीडीपी ग्रोथ कम हो गई, ग्रोथ कम होने की वजह से भी जो है ना वो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। तो वो उसका सप्लाई साइड के ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू हो गया, ग्रोथ कम हो गई। ठीक है, तो बट पाकिस्तान हैड टू अडॉप्ट इट, और उसकी वजह से, क्योंकि अब ये बात याद रखो कि वो मनी सप्लाई के बढ़ने की वजह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन नहीं हुई। सो हम इन्फ्लेशन को डिटेल में देखेंगे। पाकिस्तान में मनी सप्लाई के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन नहीं हुई, इनफैक्ट मनी सप्लाई तो कंट्रोल की गई थी। वो हुआ ये कि मनी सप्लाई जब कंट्रोल की तो उसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ ऑन प्रोडक्शन एंड जीडीपी। जीडीपी की जो ग्रोथ, जो कि हमें असूली तौर पे 7% के हिसाब से जानी चाहिए थी, वो कोरोना से पहले भी कोई जो थी वो बहुत कम हो गई, 4% से भी कम होके 3-3.5% रह गई इन इन रियल टर्म्स। फिर कोरोना की वजह से और कम हो गई वो। तो उसकी
क्योंकि वो कम हो गई थी तो इसकी वजह से भी जो है वो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो दिस वाज़ द रीज़न। तो इन जनरल जो कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी ही अडॉप्ट करती हैं, उनके डेफिसिट बजट्स होते हैं, दैट्स अनदर थिंग, वो तो दैट्स फिस्कल पॉलिसी। But for the monetary policy, it is usually expansionary, which means that जो है वो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि जो आपके बैंक्स हैं, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी हो कि वो अपनी बिज़नेस एक्टिविटीज़ को बढ़ाएँ, एनहांस कर सकें, बढ़ाएँ। लेकिन पाकिस्तान में द मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। अब ये जो सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप इसको पढ़ें, तो यहाँ पे भी मैंने यही बात इसमें लिखी है कि इट हैज़ टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज़ इट कैनॉट बी कंप्लीटली एक्सपेंशनरी, ना कंप्लीटली कंट्रैक्शनरी, क्योंकि ये कंडीशंस हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स में मैंने इसकी कंडीशंस बताई हैं जो कि जो है पाकिस्तान में और बहुत सारे दूसरे डेवलपिंग ममालिक में होते हैं। सेविंग रेट कम होता है, गवर्नमेंट जो है वो कई दफ़ा कंट्रोल करने की कोशिश करती है सेंट्रल बैंक को, और अपने जो है पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज़ करने की कोशिश करती है। ये भी जो है ये एक बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आ जाता है। तो इसलिए एक हुकूमत को के लिए क्या ज़रूरी है कि वो जो एंड पे मैंने इसको समेशन लिखी है कि स्टेट बैंक नीड्स टू बी वेरी वेरी इट हैज़ टू बी अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ठीक है? तो it has to be a very strong institution so that it can adopt this good, ट्रांसपेरेंट, क्लियर एंड इफेक्टिव ऑपरेशनल फ्रेमवर्क। ये तीनों चीजें जरूरी हैं। जरूर एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी की बात नहीं होती डेवलपिंग कंट्रीज में। उन्होंने उसको क्लियर, ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव रखना होता है। व्हेनेवर they need to adopt an expansionary mode, they can go into expansionary mode. When they have to go into contractionary to control the situation, then they have to do that. So they need to keep an eye on these long term and short term objective. The state bank or the central bank in developing countries has to keep a very close eye on its objectives, and to achieve that objective it sometimes needs to be expansionary, sometimes contractionary, but that is only possible when the state bank is a very very powerful institution. At the same time, state bank also has to um, स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल सेक्टर, यानी बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करना, उसको मॉनिटर करना, उसको स्ट्रेंथन करना। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर स्टेट बैंक ने ये काम भी करना होता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी ने दोनों काम करने हैं, उसने उनको मॉनिटर और स्ट्रेंथन भी करना है ताकि आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फुलफिल हो सकें। इसको गौर से आप पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच। तो इस पे आपने असाइनमेंट नंबर 7 बनानी है, असाइनमेंट नंबर 7 बनानी है, जिसको कि मैं आपको उसकी डेडलाइन दूंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।